ये लोग इस जगह पर बाइक रेस करते थे। ये कोई बहुत बड़ी रेस होने जा रही थी। यारम को इस चीज़ की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि रूह का इंटरेस्ट भी ना होने के बराबर था। लेकिन खुशी के लिए वो यहाँ यारम को भी अपने साथ ले आई थी। यहाँ आने से बेहतर था कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता और हम एक दूसरे के साथ खूबसूरत वक्त गुजारते। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ चलते हुए बोला। तो रूह ने इसे घूर कर देखा। आपको लगता है कि आपकी इतनी बड़ी ज्यादती के बाद मैं आपके साथ कहीं भी डेट पर चलूंगी? गलतफहमी है आपको मिस्टर यारम काज़मी, मैं आपको मुँह भी नहीं लगाऊँगी। वो गुस्सा होते हुए, जबकि यारम इसके अंदाज़ पर मुस्कुराया था। और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारे इनकार को कोई अहमियत दूँगा? वो इसी के अंदाज़ में कहता इससे सवाल कर रहा था। आप हैं ना एक नंबर के चीटर। इस जल्दी में मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कभी फ़ायदा मत देखना है इसका। देखो, तुम्हारा मुँह कितना अच्छे से साफ़ हो गया है और लगे हाथों तुम्हें नसीहत भी हो गई कि जो काम मुझे पसंद नहीं, वो तुम्हें नहीं करना। वो अब भी अपनी बात को हँसी में ही ले रहा था। मैंने जानबूझकर थोड़ी किया था, वो मासूमियत से बोली। हाँ मेरा बच्चा, तुमने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन तुम इसे रोक सकती थी। वो मेरे हक पर कोई नज़र भी उठाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। वो प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए बोला। जब दर्द और खुशी इनके नज़दीक आकर खड़े हुए, मुझे खुशी हुई तुम दोनों को यहाँ देखकर, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तुम दोनों का शुक्रिया। इसकी आवाज़ सुनकर यारम ने हैरत से इसे देखा था। वो करोड़ों में इसकी आवाज़ को पहचान सकता था और फिर इसकी आंखें भी तो बहुत कुछ बयान कर रही थी। तो आप बाइक रेस करने वाले हैं? यारम को खामोश देखकर रूह ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। हाँ रूह, मेरा बॉयफ्रेंड चैंपियन है, इसे कोई हरा नहीं सकता। आज तक इसने एक भी रेस नहीं हारी और आगे भी हारने के लिए कोई चांस नहीं है। खुशी के अंदाज में एक मान था, जबकि वो मगरूर सा लड़का गर्दन अकड़ा कर इस बात की गवाही दे रहा था कि इसे हराना आसान नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरे यारम को नहीं जानते। मेरे यारम आपको चुटकियों में हरा देंगे बाइक रेसिंग में। तो वो चैंपियन है और यूनिवर्सिटी में तो इनसे आगे कोई था ही नहीं बाइक रेसिंग में। अगर आप अपने आप को इतना बड़ा चैंपियन समझते तो मेरे यारम से मुकाबला करें। वो यारम को आगे करते हुए दर्द को चैलेंज देने लगी, जबकि यारम को याद नहीं पड़ता था कि इसने कभी भी रूह को इस बारे में कुछ भी बताया हो। इसने तो कभी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जिक्र भी इसके सामने नहीं किया था। वो बाइक रेस का चैंपियन वो कब बना? रूह, ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? वो इसे घूरते हुए बहुत कम आवाज में गुर्राया, जबकि दर्द के लबों पर एक नामहसूस सी मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई। तो मिस्टर यारम काज़मी, अगर तुम खुद को इतना ही बड़ा चैंपियन समझते हो तो एक रेस हो जाए। तुम्हारी बीवी को बहुत मान है तुम पर कि तुम जीतोगे। और इसकी आंखों में आंखें डाले वो इस अंदाज में बोला कि यारम इनकार भी ना कर पाया। हाँ लेकिन इतना जरूर कहा था कि मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी बीवी को मुझ पर मान है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और बस इतना कहकर रूह की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अपना हाथ अपनी जोड़ी के नीचे रखे बेहद मासूम लग रही थी। लेकिन इस मासूम से चेहरे के पीछे जो शैतानी छुपी थी, वो यारम बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। यकीनन वो इसे यहाँ आने से पहले वाली बात का बदला ले रही थी। 18 बार मेरा मुंह धुलवाया था ना, अब 100 मीटर की ये रेस जीत कर दिखाएं। वो नाक चढ़ाती खुशी के साथ दूसरे रास्ते से जीत के मुकाम की तरफ जाने लगी। इस लड़की से दूर रहना यारम ने एक बार फिर से इसे बावर कराया था, जिस पर वो मुंह बनाती चली गई। एक लड़के ने इसे एक हेवी बाइक, हेलमेट और एहतियात चीजें दी थी। रूह ने इसे अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन वो जानता था वो शरारती लड़की शरारत किए बगैर नहीं रह सकती और अपना बदला तो वो जरूर लेगी। यारा मुस्कुराता हुआ हेलमेट को पहनता बाइक संभालने लगा। दर्क ने अपना नाम दूसरी बाइक रेसिंग से कटवा दिया था, क्योंकि वहां यारम का नाम शामिल नहीं था। न जाने क्यों इसके लिए बाकी किसी से भी जीतना यारम से जीतने से ज्यादा जरूरी नहीं था, जबकि यारम के लिए ये रेस बिल्कुल आम सी बात थी। इसका जीतना हारना इसके लिए अहमियत नहीं रखता था। वो तो बस रूह को मनाने के लिए इसकी बात मान गया। बाइक रेस शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। कभी एक आगे जाता निकल जाता तो कभी दूसरा। वो तकरीबन 10 किलोमीटर रेस तक पहुंच चुके थे। यारम को फिलहाल ये खेल बहुत आसान लग रहा था। वो कोई रेसर नहीं था, एक आम सा बंदा था जिसे ठीक से बाइक रेसिंग आती भी नहीं थी। इसने कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी। इससे भला ऐसे बच्चों जैसे शौक से क्या लेना देना, ये तो आजकल के लड़कों का एक खेल था। अगर रूह जिद ना करती तो यकीनन वो इस रेस में कभी भी हिस्सा ना लेता, लेकिन इसे मनाने के लिए अब ये भी ज़रूरी था, क्योंकि आज शाम में वाकई ही इसके साथ ज्यादती कर गया था, जिसका बदला लेने के लिए रूह ने एक छोटी सी शरारत की थी और अब शरारत का नतीजा वो यहाँ बाइक पर बैठा भुगत रहा था।
इसे रास्ता भी ठीक से नहीं पता था, बस सड़क पर लगी छोटी छोटी लाइट्स रास्ता बता रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ आज की इस रेस के लिए लगाई गई थी। दूसरी रेस शुरू होने में अभी बहुत वक्त है, इससे पहले इस रेस को खत्म करना था। यारम को बस ये बताना था कि इन लाइट के सहारे ही वो जीत तक पहुंचने वाला था। वो जानता था कि इसके बाइक की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है, वो बहुत नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा है, लेकिन इसके साथ दूसरे बाइक पर सवार दर्द, जो कि एक बाइक रेसिंग चैंपियन था, वो इतनी सलूकियों से चला रहा था, ये बात इसकी समझ से बाहर थी। और अगर इसका मकसद यारम से जीतना था तो वो कब का आगे निकल चुका होता। क्या हुआ मिस्टर यारम काज़मी, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा रास्ता? वो बिल्कुल इसकी बाइक के साथ अपनी बाइक चलाता अजीब अंदाज में पूछने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे रास्ता पता है। और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम रेस कर रहे हैं, तो तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए ना, कि अपने मुकाबिल का इंतजार करना चाहिए कि कब वो तुमसे आगे निकल कर रेस जीता है। यारम एक नज़र इसे देखते हुए बोला, जबकि इसकी बात सुनकर दर्द मुस्कुरा दिया। तुमने खरगोश और कछुए की दास्तान सुनी है? यकीनन सुनी होगी। अगर मैं तुमसे आगे निकल जाऊं तो वो खरगोश यकीनन मैं ही होऊंगा। और यकीन मानो कि हर रेस में खरगोश रास्ते में सोता नहीं है। मुझे बच्चों वाला खेल पसंद नहीं है। यारम काज़मी खेल में मज़ा देता है जिसमें टक्कर का मुकाबला हो। तुम सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये रेस कर रहे हो, और तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश नहीं है, और इसी रेस को जीतकर मुझे भी कोई खासी खुशी नसीब नहीं होगी। अगर तुम मुकाबला करना ही चाहते हो तो ठीक से करो, ताकि मुझे जीतने और तुम्हें हारने में मजा आए। अगर अपनी बीवी का मान रखने के लिए रेस में हिस्सा ले लिया है तो इसे जीत के दिखाओ। यूं बच्चों जैसा गेम मत खेलो, वो अपने बाइक को रेस देते हुए कहने लगा। तो इसकी बात में यारम को भी दम लगा था। लड़के, मुझे चैलेंज करके पछताओगे तुम, हो सकता है इस रेस में मुझे जीतने और तुम्हें हारने में मजा आ जाए। वो इस अंदाज में बात कर रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। मैं तो यही चाहता हूँ, मैंने आज तक हार का स्वाद नहीं चखा। अगर हिम्मत है तो हार के जायके से रुशनास करवा दो मुझे। वो अपनी बाइक को रेस देता इससे आगे निकल चुका था, और थोड़ी देर में वो इसकी आंखों से ओझल हो गया। इसकी बात पर यारम मुस्कुराया। अब वो साफ अंदाज में इसे चैलेंज कर चुका था, और अब यारम को भी ये रेस जीतनी थी, सिर्फ रूह के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। अपने बाइक को रेस देते हुए वो कुछ ही पल में अपनी बाइक काफी आगे ले आया, और अब ये मुकाबला असल में शुरू हुआ था, और दोनों एक दूसरे के करीब थे और फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। कभी यारम दर्द से तो कभी दर्द यारम से आगे निकल आता। वो दोनों आधा सफर तय कर चुके थे। 100 किलोमीटर की रेस में तकरीबन 50 किलोमीटर सफर आगे आ चुका था, जबकि किसी एक जीत के इंतजार में रूह और खुशी में पहले ही दूसरे रास्ते से जीत के मुकाम तक जा चुके थे। जहां रूह यारम की जीत का इंतजार कर रही थी, वही खुशी भी यकीनन दर्द के जीत जाएगा, क्योंकि वो आज तक किसी भी से हारा नहीं। जबकि दूसरी तरफ तो खेल ही अलग था। यह रूह ने बस इसे तंग करने की खातिर इसे जबरदस्ती इस रेस का हिस्सा बना दिया था, जबकि यारम तो कभी जिक्र भी नहीं किया था कि इसने कभी बाइक चलाई भी है। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि यारम को बाइक चलाना नहीं आती भी है या नहीं। और अब वो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी, जबकि खुशी तो बहुत खुश लग रही थी। इसे यकीन था कि दर्द ही जीतेगा। और इनको यहाँ पहुँचते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था, और अभी तक दूर दूर तक कहीं भी खिलाड़ियों का नामो निशान नहीं था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ खुशी के दोस्त थे, और दूसरी तरफ रूह बिल्कुल अकेली। हाँ, लेकिन खुशी इसे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दे रही थी। वो एक मुखलिस साथी की तरह इसके साथ साथ खड़ी, इसे खुशी करने के लिए खातिर कोई ना कोई बात छेड़ देती। इनके दोस्त भी बुरे नहीं थे, वो बहुत नॉर्मल से लोग थे कि शायद अक्सर वो वक्त गुजारी के लिए ये अब करते थे, जबकि बहुत सारे लोगों को तो वो पीछे ही छोड़ आए थे। यहाँ इन लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं था। अरे सानी, तुम एक छोटे से बच्चे को यहाँ क्यों लाए आई? मैंने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, बच्चा बेचारा बोर हो जाएगा। वो सानिया से कहने लगी, जिसका इजाफा अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। वो दोनों से बातों में मसरूफ थी जब वो भी खुशी के पास आकर रुक गई थी। इसके साथ एक छोटा तकरीबन 5 साल का बच्चा था, जो कि इसके हस्बैंड की पहली शादी में से था। वो एक बहुत अमीर शख्स था, और इसकी बीवी इसे किसी वजह से छोड़कर चली गई। ऐसे में इसने सानिया से शादी करके से एक रॉयल लाइफ स्टाइल दिया, और बदले में सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे का ख्याल रखने की शर्त रखी थी, जो कि सानिया के लिए मुश्किल नहीं था। वो बच्चा अपने तमाम काम बहुत आसानी से कर लेता था, बस इसे सुनाई नहीं देता था।
وہ بچہ پیدائشی بہرا تھا جس کی وجہ سے اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور ثانیہ اس کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہو رہی تھی۔ یار گھر پہ کوئی نہیں تھا، مجھے لگا یہ نہ ہو کہ میرے یہاں آنے کے بعد یہ جاگ جائے، اور ابھی ابھی تو یہ میرے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہوا ہے، میں اسے اس طرح چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میرے ہسبینڈ کسی میٹنگ کے سلسلے میں یہاں سے کہیں گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، اور ویسے بھی اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا، آخر یہ میرا بیٹا ہے۔ ثانیہ نے محبت سے اس کی طرف دیکھا جبکہ بچے نے مسکراتے ہوئے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا تھا جیسے وہی اس کا سہارا ہو۔ چلو یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بھی تھوڑی دیر انجوائے کر لے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے نیند آ رہی ہے، یہ خوشی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تو ثانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا جو مسکراتے ہوئے کبھی روح کو تو کبھی ثانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ سکتا تھا لیکن ان کی بات کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اٹس اوکے یار، ابھی تھوڑی دیر میں گھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ تو میں گھر پر بور ہو رہی تھی، سوچا یہیں پر آ جاؤں اور درد کو جیتا ہوا دیکھ لوں، تھوڑا فریش فیل کروں گی۔ ویسے بھی آج کل سارا وقت تو میرا گھر پر گزر جاتا ہے۔ روح کو تو کافی اچھی لگ رہی تھی جو سوتیلی ماں ہونے کے باوجود اس بچے کا اتنا خیال رکھ رہی تھی، بے شک دولت اور اپنے رائل لائف سٹائل کے لیے ہی صحیح، لیکن اس بچے کو ایک ماں تو مل گئی تھی۔ یہاں کھڑے کھڑے اب روح کے پیروں میں بھی درد ہونے لگا تھا لیکن یہ ریس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس خوشی کو ریسنگ سیٹلائٹ کے ذریعے میسج آ رہے تھے کہ اب سفر اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ روح تو یہاں آ کر اچھی خاصی بور ہو چکی تھی اور پچھتا رہی تھی، اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یارم کے ساتھ کہیں اور چلی جاتی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ سامنے سے ایک بائک ایک ساتھ نظر آئی۔ وہ لائٹ چل رہی تھی، آگے کون تھا اور پیچھے کون دور سے سمجھنا بہت مشکل تھا، اور بائک فل سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بائک نظر آتے ہی خوشی اور باقی سب لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا جبکہ وہ خاموشی سے وہ کھڑی چھوٹا تھی۔ بچہ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ آ گیا۔ ثانیہ پاگلوں کی طرح شور مچانے لگی، وہ جانتی تھی اس کو کچھ بھی ہوا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہیوی ریسنگ بائک میں تو بریک نہیں ہوتی، اب کیا ہوگا ثانیہ، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، خوشی پریشانی سے بولی جبکہ ثانیہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر بچے کو بچا لے۔ بائک آگے کی طرف آ رہی تھی اور وہ دونوں ہی بچے کو سڑک کے بیچوں بیچ دے چکے تھے۔ ثانیہ کے چیخنے چلانے سے بچے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کی بات کو سن نہیں رہا تھا اور نہ ہی صرف دیکھ رہا تھا۔ درد بچے کی پرواہ کیے بائک فل سپیڈ میں آگے بڑھ چکا تھا جبکہ یارم کو پتہ تھا تو بس اتنا کہ مزید بائک آگے جانے سے یقیناً اس بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس آدمی کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی، اسے تو بس اپنی جیت سے مطلب تھا۔ لیکن یارم اتنا خود غرض نہیں تھا، وہ اپنی بائک کو سپیڈ دیتے ہوئے نہ صرف سے آگے لے گیا بلکہ ایک ہی جھٹکے میں بائک کو چھوڑ کر بچے کو بچانے کی خاطر سڑک کے بیچوں بیچ کود گیا جبکہ درد بنا بچے اور یارم کی پرواہ کیے اب اپنی بائک جیت کے مقام کی طرف بڑھا لے گیا۔ ثانیہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی سڑک کی طرف آئی تھی جبکہ روح کا سانس بحال ہوا، لیکن وہ دور سے ہی یارم کو گرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ یارم کو گہری چوٹ لگی ہے، اسے سر سے خون بہہ رہا تھا جبکہ بچہ بالکل صحیح سلامت یارم کی باہوں میں تھا۔ ثانیہ نے بھاگتے ہوئے اپنا بچہ لیا جو کہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جبکہ روح اس کے پاس کھڑی اس کے سینے پر لگی چوٹ کو دیکھتی تو کبھی سر کی چوٹ کو۔ یارم آپ کو تو بہت خون بہہ رہا ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا، اب رونا مت شروع کر دینا میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سی چوٹ آئی ہے، شکر ہے کہ بچے کو کچھ نہیں ہوا، اس نے بہت پیار سے روح کو جواب دیا جبکہ انتہائی سرد اور غصے بھری نظروں سے سامنے سے آتے درد کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ اپنی جیت کے لیے اتنی خود غرضی پر اتر آئے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تم 1 انچ اس بچے کے قریب سے گزرتے تو اس کی جان جا سکتی تھی، اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو تم؟ مجھے ویسے بھی اس کھیل کی جیت اور ہار سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس بچے کی جان جا سکتی تھی، ایک ہی پل میں وہ مر سکتا تھا، لیکن تمہیں تو بس اپنی جیت سے مطلب تھا۔ یارم کو اس پر بہت غصہ آیا تھا، وہ صرف ایک کھیل دیکھنے کے لیے اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس شخص سے کبھی ایسی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے اس بچے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، ویسے بھی اگر بچے سنبھال نہیں سکتے تو پیدا ہی کیوں کرتے ہیں، اور اگر پیدا کر ہی لیتے ہیں تو اسی جگہ پر لاتے ہی کیوں ہیں؟ یہیں پر بورڈ لگانا چاہیے کہ یہاں بچوں کو لانا الاؤ نہیں ہے، اور وہ بچہ مرتا ہے جیتا ہے پھر اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔
अगर वो रास्ते में होता तो अपनी जीत की खातिर मैं इसके ऊपर से भी बाइक निकालने में 1 सेकंड ना लगाता। क्योंकि अगर दर्द को ज़िंदगी में किसी चीज़ से मोहब्बत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी जीत है। आइंदा अपने बच्चे को यहाँ लेकर मत आना। वो सानिया को सख्त अंदाज में बोला। कितने बेदिल इंसान हो आप, बेहिसी आपकी रग-रग में भरी हुई है। वो बच्चा मर सकता था, लेकिन आपको तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिए अगर कोई चीज़ अहमियत रखती है, तो सिर्फ़ ये जीत और इस बच्चे का क्या? आपको कोई मतलब नहीं कि इस बच्चे के माँ-बाप पर क्या बीतती? रूह गुस्से से बोल तक नहीं पा रही थी। हाँ, हूँ मैं दिल बेदिल, बचपन से ही ऐसा ही हूँ, सही कहा मैंने। बेहिसी मेरे रग-रग में भरी है, इसीलिए तो सब लोग मुझे हार्टलेस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके सीने में दिल नहीं है और ऐसे इंसान से अच्छी उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। वो रूह की आँखों में आँखें डालता कहकर एक नज़र यारम को देखकर आगे बढ़ गया। यारम इसके इशारे को समझ चुका था, वो इसकी बात के मतलब की गहराई तक जा चुका था। अब आदमी क्या था, क्या नहीं, ये बात वो साफ अल्फाज में इसे बताकर जा रहा था, जब अचानक रुका और एड़ियों के बल घूमकर एक बार फिर से रूह की तरफ झुका। तुम्हारा चैलेंज हार गई तुम। तुम्हारे शोर को हरा दिया है मैंने, हार ही गया मेरे हाथों, इतनी भी कोई चैंपियन नहीं था। वो इसे देखते हुए हंसकर आगे बढ़ने ही लगा कि रूह की आवाज़ ने इसे रोक लिया। गलतफ़हमी है आपकी कि आप जीत गए हैं, और अगर आप इसे जीत कहते हैं तो आपसे बड़ा उल्लू मैंने आज तक नहीं देखा। जिस तरह की जीत को जीत का नाम आपने दिया है, इससे बड़ी कोई हार नहीं हो सकती। आप हार गए हैं, लेकिन इंसानियत जीत गई है। इसके पीछे की तरफ इशारा किया था, जहाँ सानिया अपने बच्चे को गोद में लिए बहुत पुरसुकून नज़र आ रही थी, जबकि रूह इसे नज़रअंदाज करती एक बार फिर से यारम के ज़ख्म देखने लगी। वो आहिस्ता-आहिस्ता इसके ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर रही थी, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लिनिक ओपन नहीं था। संडे होने की वजह से पूरा स्विट्ज़रलैंड सुनसान गाँव की तरह खाली पड़ा था। इसीलिए रूह को ये सब कुछ खुद करना पड़ रहा था, क्योंकि यारम होटल में मौजूद किसी भी डॉक्टर या नर्स से अपना इलाज करवाने को तैयार नहीं था। और ऐसे में रूह एक अच्छी बीवी होने के नाते इसकी ड्रेसिंग कर रही थी, जबकि यारम को तो इसे तंग करने का मौका मिल गया था। वो शर्ट उतार कर बेड पर बैठा और रूह के बिल्कुल साथ बैठी हुई इसकी गर्दन पर मौजूद नन्हे खून के कतरे साफ कर रही थी। और यारम इसे अपनी बाहों में लिए कभी इसकी गर्दन में मुँह छुपाता तो कभी गाल को लबों से छूने लगा। रूह शर्म से दोहरी होती अपना काम मुकम्मल कर रही थी। यारम ने ड्रेसिंग न करवाने की कसम खा रखी थी, लेकिन रूह ने ज़िद करके इसे बिठा लिया था और अब वो इसे यहाँ बिठाने का हर्जाना वसूल कर रहा था, क्योंकि अगर वो यहाँ से उठती तो यारम ड्रेसिंग करवाने से साफ इनकार कर देता। बस यही वजह थी कि वो खामोशी से इसकी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी। वो कभी इसकी गाल चूमता, तो कभी बालों से खेलता, तो कभी इसकी गर्दन पर झुककर अपनी मोहब्बत के मोहर ज़ब्त करता। रूह ड्रेसिंग मुकम्मल करती इसके करीब से उठने ही वाली थी कि यारम ने इसके दोनों हाथ कैद करते हुए खुद बेड पर लेटकर इसे अपने ऊपर गिरा लिया। तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे भी तो मेरा काम करने दो। ये तो सिर्फ ड्रेसिंग की है, इसका इलाज भी करना पड़ेगा। वो बहुत प्यार से इसे बेड पर लेटाकर इसके चेहरे के एक-एक नक्श को चूमने लगा, जबकि खामोशी से पड़ी रूह इसकी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ है दोबारा नहीं होना चाहिए। रूह ने तो शरारतों से तौबा कर ली थी। इसे दर्द जैसे बेहिस इंसान से इसे नफ़रत होती जा रही थी। वो इसे ऐसा तो नहीं लगा था, जानवरों से इतनी नरमी से पेश आने वाला इंसानों के लिए किस कदर अजीब जज़्बात रखता था। यारम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खिज़र ने परेशानी से कहा। इसे आज ही यारम के एक्सीडेंट का पता चला था। खिज़र ने इसे लैला के बारे में बताया तो यारम ने कहा कि इसे एक्सीडेंट के बारे में हमें बताना चाहिए। पूरी बात बताने के लिए यारम ने मना कर चुका था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खिज़र, बस ज़रा-सी चोट आई थी जो अब ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो तुम लोगों को परेशान करता, यारम ने समझाते हुए कहा। चोट छोटी थी या बड़ी, खिज़र को नहीं पता था, क्योंकि वो अपनी बड़ी-सी चोट को भी छोटी चोट का नाम देकर नज़रअंदाज कर देता था। और शायद इसे इस सब के बारे में भी पता चलता अगर वो रूह को इसके हाल-अहवाल का ना पूछता। रूह ने इसे बता दिया था कि वो बाइक रेसिंग में इसकी वजह से हिस्सा लेकर ज़ख्मी हो चुका है और वो तो सारी गलती अपनी ही बता रही थी। लेकिन यारम ने जब इससे पूरी बात बताई तो खिज़र को काफ़ी कुछ समझ आ गया। लेकिन फ़िलहाल यारम ने इसे किसी भी किस्म का एक्शन लेने से मना कर दिया था। वो इस सब में पड़ना ही नहीं चाहता था। दर्द के बारे में ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन निकाल चुका था। यही वो लड़का था जिसने इस दिन इसे फ़ोन करके बताया था कि रूह कहाँ है।
ये तो वो इसकी आवाज़ पहचान कर भी मालूम कर चुका था। इसकी आवाज़ सुनते ही यारम को पता चल गया था कि ये वही है और इसने मदद क्यों की थी। ये बात भी वो अच्छी तरह से जानता था। फिर वो दुबई में रूह का इससे मिलना और फिर इसका यहाँ आना, एक ही होटल में रहना एक इत्तेफ़ाक भी हो सकता था। इसीलिए यारम ने फ़िलहाल के लिए बहुत-सा इसे टाल दिया, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। क्योंकि ये मामला रूह का था और रूह के मामले में वो किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। इसने सोचा था कि वो रूह को मना कर देगा खुशी से बात करने या इससे मिलने पर। लेकिन कल रात रूह ने खुद ही इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाते हुए कहा कि इसे इस लड़की ही से दोस्ती रखनी ही नहीं है जो इसके शौहर के ज़ख्मों की वजह बने। अगर वो इसका दिल रखने के लिए वहाँ नहीं जाती, यकीनन यारम को चोट भी नहीं लगती। इसलिए अब रूह ने खुद ही फैसला कर लिया था कि वो जितना हो सके खुशी से दूर रहेगी। माना कि खुशी एक अच्छी लड़की थी और इसकी अच्छी दोस्त भी साबित हो सकती थी, लेकिन यारम से ज़्यादा अहम इसके लिए और कुछ नहीं था। बेबी, अब डिसाइड कर ही लो कहाँ जाना है घूमने के लिए। कब से इस बुक को हाथ में लिए सोचे जा रही हो। मुझे इससे जलन हो रही है। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत ये जैसे इतनी तवज्जो मिल रही है। उफ़ यारम, हद होती है। ये सारी चीज़ें इतनी प्यारी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कहाँ जाएँ और ऊपर से आप तंग कर रहे हैं। रूह काफ़ी कन्फ्यूज़ लग रही थी क्योंकि यारम ने इसके सामने ये बुक रख दी जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी खूबसूरत जगहों थी। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आज का दिन कहाँ जाकर गुज़ारे। आज का सारा दिन इसने रूह के नाम कर दिया था, इसलिए वो ये चाहता था कि आज की जगह भी वही डिसाइड करे। लेकिन रूह ने तो सोचा में ही चली गई। यारम, यहाँ चलते हैं, देखें समंदर, दरिया, पानी, बहुत मज़ा आएगा। इसने एक बीच की तरफ इशारा किया तो यारम के कहा लगाकर हंस दिया, डार्लिंग इस जगह को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। ये एक बीच है और यहाँ पर लोग कपड़े तक नहीं पहनने का तकल्लुफ़ करते। यारम ने हंसते हुए कहा तो वो उसे घूर कर रह गई। तौबा है यारम, आप आसान लफ्ज़ों में भी तो कह सकते हैं कि ये जगह जाने के काबिल नहीं, रूह से घूरते हुए बोली, जबकि यारम की मुस्कुराहट अब भी कायम थी। अब ऐसी भी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ चल सकते हैं और कुछ ना सही नज़ारे ही हो जाएंगे खूबसूरत मकामात के। यारम ने अधूरी बात की तो रूह को गुस्सा आ गया। मैं देख रही हूँ यारम, यहाँ आने के बाद आप बहुत बिगड़ गए हैं। कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं चढ़ा आपको ऐसी बरहना दोशीज़ाओं को देखने का। वो गुस्से से बोली, मुझे तो मेरी शहज़ादी को देखने से फुर्सत नहीं, तो तुम्हारे लिए कह रहा था कि मैं भी अपनी आँखों से देखना चाहिए कि दुनिया में कैसी-कैसी इंसानियत मखलूक पाई जाती है। यारम बात ही बदल गया और उसके बाद में सच्चाई भी थी। वो किरदार का खड़ा और साफ कभी किसी औरत के लिए गलत सोच ही नहीं सकता था। अगर वो ऐश पसंद होता तो कौन रोक सकता था इसे। वो दुबई का डॉन था, पूरा अंडरवर्ल्ड इसके इशारे पर चलता था। किसी की औकात थी इसके सामने इनकार करने की। ये तो इसकी रूह थी जिसके सामने वो अपना दिल हार बैठा। इसे एक नज़र देखने के बाद दोबारा किसी औरत को देखने की ख्वाहिश ही ना जागी। इसके लिए तो औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत रूह थी जिसके सामने दुनिया का हुस्न कोई अहमियत ही नहीं रखता था। रूह की चाहत, रूह की कुर्बत, रूह की मोहब्बत हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। इसकी सारी मोहब्बत, सारी चाहत, सारी वफ़ाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह तक ही महदूद थी। इसीलिए तो रूह ने सर उठाकर कहती थी कि ये शख़्स सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी का है। वो किसी और की तरफ आँख उठाकर देखे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बहुत मुश्किल से आखिर वो एक जगह जाने का इरादा कर चुके थे। ये एक अम्ब्रेला रेस्टोरेंट था, जहाँ पर हर जगह छतरियों जैसी थी और रूह इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तस्वीरों में तो इसे ये जगह बहुत अलग और कुछ अजीब-सी लगी, लेकिन अब वो इसे लाइव देखने जा रहे थे। अभी वो लोग अपने होटल से बाहर निकले ही थे कि सामने से खुशी आती नज़र आई। उसका मूड ख़राब होने लगा, जबकि इसके हाथ में बुके देखकर रूह ने यारम की जानिब देखा था। यकीनन वो इसकी तीमारदारी के लिए इस तरफ आ रही थी। हेलो, कैसे हो आप लोग? आई एम रियली सॉरी, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे हस्बैंड की खैरियत पूछने नहीं आ सकी। ये आपके लिए। इसने फूलों का बुके यारम की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो मुड़ौतन इसे थामना ही पड़ा। कल आपको काफ़ी चोट लगी थी, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन थैंक यू सो मच सानिया के बेटे की जान बचाने के लिए। कुछ हो अगर इसे जाता तो इसकी सारी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती। सानिया मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, इसके साथ कुछ बुरा होता तो मुझे बहुत बुरा लगता और दर्द से तो कुछ भी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो बच्चे लेकिन की मैं परवाह आपकी नहीं बहुत करता। शुक्रगुज़ार हूँ और सानिया भी आपकी शुक्रगुज़ार है। वो आपसे मिलना चाहती है। इसने अपने घर पे आप लोगों के लिए डिनर प्लान किया है। अगर आप आएँगे तो मुझे और सानिया को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हमारा कुछ और प्लान है। खुशी, हमारा अगला पूरा हफ़्ता बहुत मसरूफ़ है, हम नहीं आ सकेंगे। रूह ने फ़ौरन ही माज़रत कर ली।
चाहिए और इसी रूह की बात बहुत अच्छी लगी थी। चलो इसे थोड़ी अकल तो आई, यार हमने शुक्र किया था। ऑफ कोर्स आप लोग बिज़ी हैं, आप यहाँ अपने हनीमून के लिए आए हैं, ऐसे में मेरा इनवाइट करना कुछ अजीब लगता है, लेकिन अगर आप आते तो हमें खुशी होती। खुशी ने फिर से कहना चाहा। मैंने कहा ना खुशी, हमारा अगला हफ्ता पूरा मसरूफ़ है। हम अगले हफ्ते वापस जाने वाले हैं और जाने से पहले एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं। शायद हम यहाँ भी ज़्यादा वक़्त ना गुज़ारें, मेरा मतलब है हम होटल के बाहर ही रहेंगे। अगर हमारा होटल के आस-पास कहीं जाने का प्लान होता तो तुम्हारा इन्विटेशन ज़रूर कबूल कर लेते, लेकिन हम आस-पास नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा इरादा दूसरे शहर जाकर घूमने का है। रूह ने लंबी-चौड़ी तमहीद बाँधी थी। ठीक है रूह, अगर तुम लोग नहीं आ सकते तो इट्स ओके, लेकिन फिर भी मेरे और सानिया की तरफ से थैंक यू ज़रूर एक्सेप्ट कर लेना। इसकी मुआज़रत को कबूल करते हुए कहा और इससे मिलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन यारम के गुस्से को सोचते हुए इसने फ़ौरन अपना हाथ मज़बूती से खुशी के हाथ में दे दिया। जबकि खुशी जो इसके गले लगना चाहती थी, शर्मिंदा सी होकर पीछे हट गई। चलें यारम, देर हो रही है। वो यारम का हाथ थामते हुए बोली तो यारम सर हिलाता इसके साथ आगे बढ़ गया, जबकि खुशी वहीं खड़ी हैरानी से देख रही थी। फिर अपना मोबाइल निकाल कर किसी का नंबर मिलाने लगी। रूही बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दोस्ती को भी आगे तक रखना चाहेगी। फ़ोन पर किसी से कहती बहुत मायूस लग रही थी। जब दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा और फिर से खुशी बोली, तुम क्या, तो क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? वो सच में हैरान थी, बेहद हैरान। तुम एक इंतहाई पत्थर दिल इंसान हो, इंतहाई बेहिस इंसान हो। मैं पछता रही हूँ तुमसे मोहब्बत करके, वो गुस्से से कहते फोन रखकर एक बार फिर से दूर जाते रूह और यारम को देख रही थी। वो जानती हूँ तुम इससे मोहब्बत करते हो, बेहद मोहब्बत करते हो, लेकिन कभी इसे नहीं बताओगे, बड़बड़ाते हुए मायूसी से पलट गई। रूह, तुम्हारा अंदाज़ बहुत अजीब था। तुमने दोस्ती ही की है, इससे इस तरह से बात करना बहुत अजीब लगता है। क्या तुमने कभी खिज़र या शारिफ़ से इस तरह से बात करते हुए देखा है मुझे? मैं जानती हूँ यारम, मेरे अंदाज़ इसे बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैं इस पर ज़ाहिर करना चाहती थी कि मैं इससे दोस्ती नहीं रखना चाहती। नहीं, कोई ज़बरदस्ती का दोस्त बन सकता है इसकी वजह से, इसकी ज़िद जिसकी वजह से आपको चोट लगी, और मेरे लिए आपसे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। यारम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसे कितना बुरा लगता है। वो आँखों में नमी लिए बोली कि यारम बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मेरा बच्चा, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो रो क्यों रही हो? वो इसकी आँखों में झाँकते हुए पूछने लगा। ये सच था कि खुशी का दिल दुखाकर इसका अपना दिल भी दुखा था। खुशी जैसे प्यारी सी लड़की से इस तरह से बात करके तो खुद भी हर्ट हुई थी। यार मैंने कहा ना, वो मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम आप हैं, आपसे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। मेरी इसके साथ दोस्ती नहीं है, और कल जो कुछ हुआ इसके बाद तो मुझे इससे बिल्कुल दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। कैसे गैर इंसानी खेल खेलते हैं ये सब लोग। ज़रा सोचिए, अगर वहाँ आप नहीं होते तो इस बच्चे को ज़रूर कुछ हो जाता और फिर इस लड़की सानिया की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आपको पता है इसके शौहर की पहली बीवी इस बच्चे को छोड़कर चली गई है। ये बच्चा इसका था। सानिया तो बस इस बच्चे का ख़्याल रखती है, इसकी माँ बनकर सौतेली ही सही, लेकिन इस बच्चे को माँ तो मिल गई है ना, शायद पैसे और दौलत की खातिर, लेकिन सानिया इसका ख़्याल रख रही है। सानिया की ज़िंदगी भी बदल गई है, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ार रही है, और अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो सानिया की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती और शायद वो बच्चा भी ज़िंदा ना होता। नफ़रत तो मुझे इस आदमी से हो रही है जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्या वो इंसान था, क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं यारम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, क्या कोई इतना पत्थर दिल भी हो सकता है कि वो किसी की जान लेते हुए एक बार भी ना सोचे? इससे नफ़रत मत करो रूह, वो तो नफ़रतों के काबिल नहीं है। मैं भी ये काम करता हूँ ना, लोगों की जान लेता हूँ, बेदर्दी से इनका कत्ल करता हूँ। यारम इसका हाथ थामते हुए समझाने लगा। नहीं यारम, ऐसे घटिया इंसान के साथ अपना मुकाबला ना करें। आपके अंदर इंसानियत है, आप इंसानियत की खातिर ये सब कुछ करते हैं, और वो हैवान इंसान की शक्ल में हैवान है। इसका इंसानियत से कोई लेना देना ही नहीं, जिसकी झलक हम लोग भी देख चुके हैं। इस इंसान सिर्फ नफरतों के लायक हो सकता है, और प्लीज इसके बारे में बात करके हमारा हनीमून खराब तो ना करें। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रही थी और रूह ने इसे दर्द के बारे में बात करने से मना कर दिया। यारम को भी ये सारी बातें फजूल ही लगी थी। वो एक शख्स पर अपना कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, हम क्या फजूल बातों में पड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। वो इसका हाथ थामते हुए इसकी उंगलियों को लबों से लगाता
मोहब्बत से वैसे एक बोला, बात तो बताओ, तुम्हारा मामू बाप बनने वाला है और भाई भी, तुम्हारे शौहर की बारी कब तक आएगी? वैसे मैं इस काम में मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई चांस नजर नहीं आ रहे। जरा अपने फ्यूचर बेबी से पूछो, करो बताना कि कब तक आने का इरादा है। इसे भी बता दो कि अंडरवर्ल्ड के डॉन को बाबा बनने का शौक चढ़ा है। यारम लम्हे में सारी बात बदल गया, फिर इसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा था। वो कभी भी कोई भी बात कर सकता था, इससे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती थी। यारम, मैं कह रही हूँ खामोशी से गाड़ी चलाएं, वरना मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। शर्मो हया से सुर्ख होते इसे डांटते हुए बोली तो यारम मुस्कुराया। मतलब अब मैं ये बात भी नहीं कर सकता, कोई रोमांटिक बात भी नहीं कर सकता, तुम्हारी दोस्त बात नहीं कर सकता, और अब मेरे बच्चों की बातों पर भी तुमने पाबंदी लगा दी, ये तो ज्यादती है ना। वो हंसते हुए बोला, कोई ज्यादती नहीं, आप खामोशी से गाड़ी चलाएं, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी बहुत वक्त पड़ा है। वो टालते हुए शीशे से बाहर देखने लगी। इसकी झुकी नजरें, शर्मीली सी आवाज ही तो यारम का दिल धड़काती थी। वो अम्ब्रेला रेस्टोरेंट बेट में बैठे इस खूबसूरत जगह का नजारा कर रहे थे। ये वाकई एक बहुत ही हसीन जगह थी, जहाँ हर चीज छतरियों से मुशाबहत रखने वाली बनाई गई थी। बताया जाता है कि इस होटल के मालिक को छतरी रखने का बहुत शौक था। वो सर्दी, धूप में, बारिश में, हर मौसम में छतरी का इस्तेमाल करता था, और जब इसने अपने इस शौक को एक शक्ल दी तो ये अम्ब्रेला रेस्टोरेंट वजूद में आया। यारम को इस रेस्टोरेंट की हिस्ट्री बहुत फनी लग रही थी, जबकि रूह बहुत खुशी से सुन रही थी। जब यारम फोन बजने लगा तो वो वेटर को ऑर्डर देता हुआ अपना फोन लिए बाहर चला गया, क्योंकि होटल के अंदर सर्विसेज बहुत ज्यादा मसला कर रही थी। अभी इसे गए हुए तकरीबन 2 मिनट ही हुए थे जब होटल के यूनिफॉर्म में एक वेटर इसके पास आया और कहने लगा कि यारम इसे बाहर बुला रहा है। ये आदमी उर्दू कैसे बोल रहा था, शायद जानता था कि वो पाकिस्तानी है। वो सूजू ज़बान को समझना एक मुश्किल तरीन काम था। वो इसकी बात को समझकर मुस्कुराते हुए उठकर इसी रास्ते पर चली गई जहाँ से यारम निकला था। वेटर ने दूर से इशारा किया कि इसे किस तरफ जाना है, और इस तरफ जाते हुए इसे एहसास हुआ कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वो किसी गलत जगह पर आ गई है। अजीब सुनसान जगह थी, शायद ये रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा था। इसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो मजीद कदम आगे बढ़ाने लगी। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, कुछ तो बुरा होने जा रहा था, लेकिन क्या, इसे समझ नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते मजीद आगे की जानिब जा रही थी जब किसी चीज की आवाज सुनाई दी, और साथ यारम की भी। वो दर्द से कराहया था, रूह तड़पते हुए आगे बढ़ रही थी। इसके यारम को कुछ हुआ था, वो दर्द में था, इसे तकलीफ थी। इसकी आवाज इसने सुनी थी, और फिर खामोशी छा गई। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, और फिर कुछ ही लम्हों में दीवार के साथ इसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर इसकी रूह भी तड़प उठी थी। किसी ने यारम के मुंह पर कुछ बांधा हुआ था, इसे 7 लोगों ने काबू किया हुआ था। सामने वाले आदमी ने पूरा का पूरा चाकू इसके पेट में घोंप दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ना जाने कितनी बार। जबकि जख्मी यारम के मुंह पर लोहे की कोई चीज सी, अजीब सी चीज रखी थी जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी, लेकिन इसे धक्का देते हुए वो आदमी के हाथ में आ गई। यारम का चेहरा जख्मों से चूर था, लहू से सुर्ख होती आंखों से यारम ने बस एक किस मंजर नजर इसकी तरफ देखा और वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन कदम जैसे जमीन से जुड़ चुके थे। वो बस 15-20 लोग थे। इन लोगों ने यारम को जमीन पर फेंका। वो चिल्लाया, जाओ! इसकी चीख में इंतहा की तकलीफ थी। रूह बस बेजान नजरों से यारम को जमीन पर तड़पते हुए देख रही थी। पकड़ो इस लड़की को, जाने मत देना इसे, आखिर ये हमारा पे डाउन डेविल के दिल की धड़कन है, वो शख्स कहा लगाते हुए बोला, और वो सभी लोग रूह की जानिब भागे। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जमीन से कदम उठाता। वो जानती थी कि इतने चोटों के बाद, इतनी तकलीफ के बाद वो यारम को दोबारा नहीं देख पाएगी। इसकी आंखें यारम के बेजान होते वजूद पर ठहरी हुई थी, जबकि वो लोग तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठकर इसकी आंखें बंद होने लगी, और जो आखिरी मंजर इसने अपनी आंखों से देखा था वो यारम का बेजान वजूद था। 1 साल के अंदर वो इतने मेजर नर्वस ब्रेकडाउन के बाद भी जिंदा हैं, ये किसी मौजूद से कम नहीं। लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखें, अभी भी इनकी जान खतरे में है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं देता। इस लड़की की जिंदगी सूखे पत्ते की तरह है, वो एक हवा का झोंका है, इसे मौत की आगोश में ले जाएगा। एक जरा सा झटका भी इसे इसकी सांसें छीन सकता है। आज इसे 16 दिन के बाद होश आया है, लेकिन आप लोगों को जरा सी लापरवाही से एक बार फिर से मौत के मुंह में ले जा सकती है। फिलहाल मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि इसे अस्पताल में ही रहने दें, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है।
ٹینشن زو ماحول میں اس کی طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے، اور جہاں تک اس کی حالت نظر آ رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ آپ لوگ اس کا بہتر طریقے سے خیال رکھ پائیں گے۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی، آپ جو فیصلہ کریں، فی الحال وہ ہوش میں تو آج کی ہی، لیکن ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہے۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے فی الحال تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ دواؤں کا بھی بے حد اثر ہے، اسی لیے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں یہی کہوں گا کہ اگر اس کی جان عزیز ہے تو اس کے سامنے ایسی کوئی بات بھی نہ کریں جس سے وہ ٹینشن لے۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ خضر اور شارف ایک بار پھر سے اس بینچ پر بیٹھے تھے جہاں ڈاکٹر کے آنے سے پہلے بیٹھے تھے۔ کل رات تقریباً 2 بجے روح کو ہوش آیا۔ ان کی سانس میں جیسے سانس آئی تھی، لیکن اب ڈاکٹر کی خطرناک باتیں سن کر وہ پھر سے ٹینشن میں آ چکے تھے۔ خضر بے حد پریشان تھا، جبکہ شارف کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دینے لگا، کیونکہ خضر یارم اور روح کی زندگی کی خوشیوں کا ٹائم پیریڈ اتنا کم کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہوتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سب برباد ہونے لگتا ہے، اور اس بار تو سب برباد ہو گیا۔ روح کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، اور یارم شارف پھوٹ پھوٹ کر روتا خضر کے سینے سے لگ چکا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو شارف، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یوں نا امیدی کی باتیں نہ کرو، ابھی تو ہم نے روح کو بھی سامنے کرنا ہے۔ ذرا سوچو، جب سب سے پتہ چلے گا کہ یارم کے بارے میں وہ کیسے برداشت کرے گی۔ ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اگر ہم ہی ہمت ہار جائیں گے تو اسے کون سنبھالے گا؟ یہ تو خدا کا شکر ہے فی الحال وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے، جب وہ ہوش میں آئے گی تب ہزار سوال کرے گی، اور ہمارے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ شارف کو سمجھاتے ہوئے بولا، جب نظر سامنے سے آتے اس لڑکے پر پڑی، اس کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی بھی تھی، کیسی ہے وہ؟ وہ خضر کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، ہم سنبھال لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت روکھے سوکھے لہجے میں بولا تھا، یقیناً ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتا پھر سے پوچھنے لگا۔ درد میں ہزار بار تو میں سمجھا چکا ہوں، اب آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، دور رہو اس سے۔ تم نے ہماری مدد کی، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، لیکن اب ہمیں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں چاہیے، تو پلیز روح سے دور رہو۔ وہ سخت لہجے میں بولا، تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے خضر، اور ویسے بھی اس سے کوئی تعلق جوڑنے یا رشتہ قائم کرنے نہیں آیا، میں بس اس کا حال جاننے آیا ہوں۔ اس بار بھی وہ ذرا سختی سے بولا، وہ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کی فیملی ہیں، ہم اس کا خیال رکھ لیں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اسے ہوش آیا ہے، میں اسے ایک بار سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس سے دور رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنی سی بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس بار خضر کا لہجہ تیز ہوا تھا، میں اسے دور سے دیکھ کر چلا جاؤں گا، اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں، صرف دیکھنے کی بات کی ہے میں نے۔ اس کے انداز نے درد کو اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ خضر اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا تو شارف نے اسے روک دیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے دیکھ سکتے ہو، لیکن اندر مت جانا، باہر سے دیکھ کر واپس چلے جاؤ، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں، روح کے سوالوں کا اور جواب نہیں دے سکتے۔ شارف نے خضر کو رکتے ہوئے اسے کہا تو وہ وہاں سر ہلاتا ہوا روک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دیکھا وہ ہوش میں تھی، لیکن پھر بھی اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، بس آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ ایک نروس بریک ڈاؤن سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، لیکن اس نے ایک ہی سال میں 2 میجر نروس بریک ڈاؤن اپنی ننھی سی جان پر جھیل لیے تھے۔ یارم کی حال دیکھتے ہی وہ دماغی طور پر بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ اس کا یارم اس کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یارم کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی روح بھی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی یارم کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ منظر یاد آتے ہی جیسے وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی، وہ ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چیخنے چلانے لگی، جس پر درد تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یارم یارم، وہ لوگ مار رہے ہیں، کوئی بچاؤ میرے یارم کو، بچاؤ، مت مارو مت مارو میرے یارم کو، بچاؤ، ماموں ماموں میرے یارم، شارف بھائی میرے یارم کو بچا لے، یارم نہیں، مت مار دو یارم۔ اس کی آواز پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ڈاکٹر تیزی سے کمرے کی طرف آیا، اور اس کے پیچھے ہی نرس انجیکشن لیے آ رہی تھی۔ کنٹرول کرو ان کو، ابھی انجیکشن دینا ہوگا، وہ عربی میں کہتا تیز تیز روح کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ درد نے غصے سے اسے دھکا دیا۔
خبردار جو تم نے اسے انجیکشن دیا، ابھی سے ہوش میں آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے کہ تم اسے ایک بار پھر سے اسی اندھیرے میں بھیجنا چاہتے ہو۔ ڈاکٹر کو دھکا دے کر وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بہت ضروری ہے سر، ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی۔ اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہمیں انجیکشن دینے دیجیے۔ اگر یہ ہوش میں رہیں تو وہ ساری چیز یاد کر کے ایک پل پھر سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں گی۔ ڈاکٹر نے سمجھانا چاہا۔ خبردار جو تم اس کے پاس بھی لے کر آئے۔ کوئی انجیکشن نہیں لگے گا روح کو، وہ اسے دور کرتے ہوئے کہنے لگا۔ تو کیا آپ کے پاس ان کے سوالوں کا جواب ہے؟ کیا آپ انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بنا انجیکشن کے؟ ڈاکٹر جیسے اسے چیلنج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر اس آدمی کا دماغ خراب ہے، پلیز آپ اپنا کام کریں۔ کمرے کے اندر آتے ہی خضر نے روح کے دونوں ہاتھ تھامے تھے اور ساتھ ہی درد کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ میرا دماغ خراب ہے تو خراب رہنے نہیں دو، لیکن خبردار جو کسی نے روحی کی طرف قدم بھی بڑھایا۔ وہ خضر کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، کیا تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ ہاں، تمہارے لیے مشکل تھوڑی ہوگا، آخر اپنے باپ کو بھی تو تم نے مارا تھا، جان لینا تھا تمہارے لیے بہت آسان ہے نا؟ خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، لیکن درد نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن پر اس وقت اس کا شوہر سوار ہے خضر صاحب، اور اس کا شوہر مر چکا ہے۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لے لے گی۔ اس کے حواس پر، اس کے ہوش پر صرف اور صرف اس کے شوہر کا قبضہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچتی۔ اور آپ کو جو یہ غلط فہمی کہ یہ بے ہوش ہو جائے گی تو زندہ بچی رہے گی، دور کر لیں، کیونکہ یارم کاظمی روح کی روح میں بستا ہے۔ یارم کی سانس بند ہو چکی ہے، یہ سوچ ہی اس کی دھڑکن روکنے دے گی۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے روح کی زندگی پر بازی کھیلنے کی دعوت دے رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر ان دونوں کی بحث کو دیکھ رہا تھا۔ انجیکشن لگانا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر نے پھر پوچھا، کیونکہ روح مسلسل چلا رہی تھی۔ نہیں، وہ ان حالات کا مقابلہ کرے گی، ڈر کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرے گی۔ وہ ڈاکٹر کو کہتا ایک نظر خضر کی طرف دیکھ کر جتلا گیا تھا، جبکہ خضر خاموش ہو چکا تھا۔ چیختی چلاتی روح کی جانب بڑھا، ماموں میرے یارم کو بچاؤ، شارف بھائی میرے یارم، ماموں میرے یارم۔ وہ چلائی جا رہی تھی، کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ چپ! درد اس کے پاس آ کر سخت لہجے میں بولا، میرے یارم۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، ماموں میرے یارم، میں نے کہا ایک دم چپ، اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گی، سمجھی؟ وہ سخت لہجہ اپنائے ہوئے تھا، خوشی بھی پریشان تھی۔ میرے یارم کو بچاؤ، وہ مار رہے ہیں میرے یارم کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس سے التجا کر رہی تھی، جب درد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں چھپایا۔ اس کی حالت پر شارف کے ساتھ ایک پہلی بار خضر کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ روح میری بات کو غور سے سنو اور سمجھو، وہ اسے خاموش کرواتا اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے کہنے لگا، جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ یارم پر اس کے دشمنوں نے حملہ کیا تھا، لیکن تمہیں مضبوط بننا ہوگا، تمہیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، یارم کے بغیر تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے سمجھا رہا تھا، جبکہ روح خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اور اب اس کے الفاظ پر جیسے الجھ کر رہ گئی۔ یارم کے بغیر؟ مطلب وہ سچ میں اسے چھوڑ کر جا چکا تھا؟ نہیں، میرے یارم کہاں ہے؟ مجھے میرے یارم کے پاس جانا ہے، مجھے نہیں رہنا اپنے یارم کے بنا۔ ماموں، شارف بھائی میرے یارم، یہ آدمی مجھے میرے یارم کے بغیر رہنے کو کیوں بول رہا ہے؟ اور درد سے الگ ہوتے اسے دھکا دینے لگی۔ شارف میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ روح کے قریب جاتا۔ ہاں، لیکن خضر ہمت کر کے اس کے پاس آیا اور اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے روح، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہارا ماموں ہے نا، بس تھوڑا سا صبر کر جاؤ۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن روح کے دل و دماغ پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ اس کا یارم اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ کیا میرے یارم نہیں رہے؟ اللہ نہ کرے! کیا بکواس کر رہی ہوں میں، جانتی ہوں مجھے تنگ کر رہے ہوں گے، میں انہیں بہت ستاتی ہوں نا، میں وعدہ کرتی ہوں ماموں، آج کے بعد میں انہیں بالکل تنگ نہیں کروں گی، وہ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، ان کی ساری باتیں مانوں گی۔ پلیز ان سے کہیں کہ میرے ساتھ اس طرح سے نہ کریں، دیکھیے مجھے سانس نہیں آ رہی۔ ماموں، روح اپنے یارم کے بغیر مر جائے گی۔ ہاں، روح مر جائے گی، روح نہیں بچے گی، نہیں جی پائے گی اپنے یارم کے بغیر۔ شارف کو مر جانا چاہیے، اگر یارم نہیں تو روح بھی نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ میرے یارم مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اب تک زندہ ہوں، یا اللہ مجھے موت دے دے۔ روح اس کی بات پر خضر کے ساتھ ساتھ درد بھی اس کے سخت الفاظ پر دھاڑا، کیا بکواس کر رہی ہو روح،
ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? इतनी नाशुक्री, इतनी गुमराही, ये कौन से रस्तों की मुसाफिर बन रही हो तुम? अल्लाह को ऐसे इंसान पसंद नहीं। खिज़र ने ऐसे सख्ती से टोकते हुए कहा तो वो एक बार फिर से फूट-फूट कर रोने लगी। लेकिन खिज़र से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रूह के आँसू, इसकी तकलीफ़, इसकी तड़प, इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। खुद पर इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी वो खामोश ना रह सका। अंडरवर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यारम की जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। इसकी जगह डॉन बनकर दुबई पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। यारम का कब्जा सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के बहुत सारे मुल्कों का अंडरवर्ल्ड माफिया इसके अंडर काम कर रहा है। यारम की जिंदगी का एक एक पल खतरे से खाली नहीं। कुछ अरसे से रूस के डॉन लीग्स मेथो के नजर यारम पर थी। वो यारम से दुबई का माफिया वर्ल्ड खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो काफ़ी वक़्त से कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यारम की तरफ से इनकार ही मिला। अपनी ही हर कोशिश में नाकाम होने के बाद इसने अपने कदम पीछे हटा लिए। हमें यही लग रहा था कि अब वो दोबारा कभी यारम के रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन ये हमारी गलतफ़हमी थी। पिछले 6 महीनों से पल-पल यारम पर नज़र रखे हुए था। यारम को इस हवाले से शक तो था, लेकिन हम परेशान होंगे ये सोचकर इसने हमसे ये सब कुछ शेयर नहीं किया। वो यारम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके थे। वो यारम के एक-एक पल पर नज़र रखे हुए थे। एक-एक सेकंड का हिसाब जानते थे। वो तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जान चुके थे कि तुम यारम के लिए क्या हो। वो लोग तुम्हें यारम के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। इन्हें पता था कि तुम यारम की कमज़ोरी हो और वो तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए इन लोगों ने तुम लोगों का पीछा किया और स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए। इनका इरादा तुम्हें फँसाकर यारम से अपना मतलब पूरा करवाने का था और वो लोग अपना ये काम अम्ब्रेला रेस्टोरेंट में करने वाले थे। लेकिन इस सब की खबर हमें वक़्त से पहले ही लग गई। मैंने इस दिन यारम को फ़ोन करके सब कुछ बताया, लेकिन इससे पहले ही वो तुम्हें होटल के पिछले साइड बुला चुके थे। तुमसे पहले यारम वहां पहुंच गया और इन लोगों ने यारम पर जानलेवा हमला कर दिया। इन लोगों का मकसद यारम को जान से मारना था और यारम का मकसद इन लोगों के हाथों मर जाना था। मेरा मतलब है हमारी प्लानिंग का हिस्सा। खिज़र ने ठहर कर कहा तो इसे बेयकीनी से देखने लगी। तुम्हारे वहां आ जाने की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया, क्योंकि यारम का सारा ध्यान तुम्हारी तरफ जा चुका था। इसे लगा था कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इससे पहले कि वो तुम्हें बचाता, इन लोगों ने यारम को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जहरीले चाकू और बाजू पर 2 गोलियां लगने के बावजूद भी इसने अकेले इन सब का मुकाबला किया, लेकिन तुम्हें बेहोश देखकर वो बेजान होने लगा था। तब गर्क ने इसकी मदद की। इन सब के सामने मरने का ड्रामा करने के बजाय वो इन सब को कत्ल करके तुम्हें अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने 24 घंटे दिए तो मैं होश में लाने के लिए। यारम के वो हाल देखकर तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। घंटा बिना किसी सहारे के वो यहाँ खड़ा रहा। डॉक्टर ने 1000 बार कहने के बावजूद ना तो इसने अपना इलाज करवाया और ना ही 24 ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर जहरीली चाकू का जहर इसके पूरे जिस्म में फैल गया, लेकिन फिर भी वो अपना इलाज करवाने को तैयार न था। इसे बस अपनी रूह से मतलब था। घंटे के बाद डॉक्टर ने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई, लेकिन जहर फैलने की वजह से इसे इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। दुबई में इसका कोई इलाज नहीं। पिछले 16 दिन से इसे सिर्फ 1 घंटे के लिए होश में लाया जाता है, बाकी सारा वक्त इसे बेहोश रखा जाता है जब तक इसके जिस्म से जहर का असर खत्म नहीं हो जाता। लेकिन इस 1 घंटे में तुमसे मिलने की इतनी जिद करता है कि डॉक्टर मजबूरन इसे दोबारा बेहोश कर देते हैं। अंडरवर्ल्ड माफिया को बचाने के लिए यारम का जिंदा रहना जरूरी है, और वो जिंदा तब ही रह सकता है जब वो यहाँ से दूर रहेगा, क्योंकि रूसी माफिया को बस यही पता है कि डेविल मर चुका है, और अब वो अगर वहाँ वापस तुम्हारे पास आया तो वो लोग इसे जान से मार डालेंगे। तुम मेरी बात को समझ रही हो ना? इसे तुमसे दूर रहना होगा। हम यही ज़ाहिर करेंगे कि वो नहीं रहा। खिज़र इसे समझाते हुए कह रहा था और अब इसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। शारिफ भाई, मुझे नमाज़ पढ़नी है, वो काफ़ी देर के बाद बोली। रूह, अब तो सुबह के 9 बज रहे हैं, नमाज का वक़्त नहीं है। इसे पुरसुकून देखकर खिज़र ने कहा, मुझे अल्लाह का शुक्रिया बोलना है मामू, और अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार करने के लिए वक़्त की कोई क़ैद नहीं। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे अल्लाह जी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो मेरे यारम को कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत सब्र से बोली थी। खिज़र और शारिफ को लगा कि वो यारम से बात करने के लिए मिलने की जिद करेगी, लेकिन अब तो बहुत पुरसुकून लग रही थी। लेकिन इसके लिए यारम का जिंदा होना ज्यादा अहम था। इसने किसी किस्म का शोर वावेला नहीं मचाया था। वो बिल्कुल खामोश थी। खिज़र, जो इसकी जिद और बीमारी की वजह से इसे कुछ नहीं बता रहा था कि इसकी तबीयत दोबारा खराब ना हो जाए, इसके हौसले को देखकर
खुद भी हैरान रह गया। इसका ज़्यादातर वक़्त यारम के लिए दुआ करते गुज़र जाता। वो हर वक़्त यारम के ठीक होने की दुआ माँगती। इसने सिर्फ़ अल्लाह को ही अपना राज़दार बना लिया था। इसकी तकलीफ़, इसका दर्द सिर्फ़ अल्लाह तक महदूद हो गया था। वो सजदों में रोती, सारा दिन वो सब्र से गुज़ार देती, लेकिन वो जानती थी कि इसका यारम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत दिखा रही थी। आज इसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा था। खिज़र कह रहा था कि वो इसे अपने घर साथ लेकर जाएगा। इसने इस मामले पर भी बिल्कुल ज़िद नहीं की थी। इसकी खामोशी खिज़र को बहुत परेशान कर रही थी, कहीं वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ अपने अंदर ही रखकर खुद को मज़ीद बीमार ना कर ले। लेकिन जब भी वो इससे मिलने के लिए जाता, वो इसे हँसती-मुस्कुराती मिलती। हाँ, इसकी मुस्कुराहट में पहले सी खनक ना थी। 1 हफ़्ता होने को आ रहा था, इसने ना तो याराम से बात करने की ज़िद की थी और ना ही इससे देखने की और ना ही इससे मिलने की, क्योंकि वो जानती थी कि याराम बहुत बीमार है। वो अपनी आँखों के सामने से दोबारा ज़िंदा देखने का हौसला खो चुकी थी। जब इसे बताया गया कि इसका यारम ज़िंदा है और इसे इलाज की ज़रूरत है, यारम बहुत आम-सी ज़िंदगी गुज़ारता था, किसी ने भी डेविल का चेहरा नहीं देखा था। वो आम लोगों की तरह रोज़ काम पर जाता, दुनिया के सामने इसकी एक कंपनी थी जिसमें वो जॉब करता था। बहुत कम लोग जानते थे कि वो आम इंसान है नहीं है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह है। वो सिर्फ़ इन लोगों को अपना चेहरा दिखाता था जिन्हें वो ख़त्म करने वाला होता या फिर दुश्मनी करने का इरादा रखता हो। दोस्तों के सामने भी नहीं आता था, वो बहुत कम लोगों पर यकीन रखता था और ये सारी बातें रूह भी जानती थी। रूह के सामने भी तो कितना अरसा वो एक आम इंसान की ज़िंदगी गुज़ारता रहा। रूह कहाँ जानती थी कि इसका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से होगा। वो जानती थी कि यारम की जान अब भी खतरे में है। इसके दुश्मन इसकी ताक में बैठे हैं और जिन लोगों ने यारम पर हमला किया है, इन लोगों को ये गलतफ़हमी है कि यारम अब नहीं रहा और खिज़र इसकी जगह मिट जा चुका है। आजकल खिज़र की ज़िंदगी भी खतरे में थी, इस पर भी हमले हो रहे थे। ये तो आम-सी बात थी कि जो लोग यारम को ख़त्म करने का तैयार थे, इसके इनके सामने खिज़र भी किसी कीड़े-मकोड़े से कम ना था। लेकिन ये भी सच था कि वो यारम की जगह पर इतनी आसानी से किसी दूसरे को कब्ज़ा करने नहीं दे सकता था। लेकिन इसे रूह से इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं थी। रूह को देखकर वो अभी हैरान हो रहा था, इस कदर पुरसुकून कैसे हो सकती थी वो। इसने अस्पताल के कमरे में कदम रखा तो रूह को जानमाज़ पर बैठे पाया। सलाम फेरती हुई इसे देखकर मुस्कुराई। रूह, तैयार हो? आज हम घर जाने वाले हैं। वो बहुत प्यार से इसके साथ ज़मीन पर ही बैठकर कहने लगा, जी मैं तैयार हूँ। लैला कहाँ है? वो तो एक बार भी नहीं आई मुझसे मिलने। इसे होश में आए 1 हफ्ता हो चुका था, अब तक लैला इससे मिलने नहीं आई थी। मासूमा एक बार आई थी और फिर वो भी नहीं आई। वो तुम्हारे यारम के पास है। रूह, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत काम है और शारिफ यहाँ मेरी मदद कर रहा है और अगर हम दोनों मंज़र से गायब हुए तो हमारे दुश्मनों को हम पर शक हो सकता है। इसीलिए हमारे सामना रहना बहुत ज़रूरी है। सारिम तुमसे मिलना चाहता है। मैंने इसे मिलने की इजाज़त दी है, लेकिन तुम्हें इसके सामने किस तरह रहना है, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसकी हालत यारम की मौत का सोचकर बहुत बुरी हो रही थी और हम चाह कर भी इसे कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, लेकिन है तो कानून का हिस्सा। इसीलिए तुम कोशिश करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे मुँह से ऐसी कोई बात ना निकले जिससे हमारा प्लान नाकामयाब हो। वो इसे समझा रहा था, लेकिन मामू, सारिम भाई तो दोस्त हैं ना आपके, हम इनको भी नहीं यारम के बारे में बता सकते। वो पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, लेकिन दोस्ती भी तो अहम है। वो परेशान होंगे, सारिम को बिना देखे हैं। इसकी हालत सोचकर वो टेंशन में आ चुकी थी। इसे अंदाज़ा था कि या सारिम भी यारम से बेहद मोहब्बत करता है। जानता हूँ, लेकिन रूह, हम नहीं बता सकते, ख़ासकर यारम की ज़िंदगी पर रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। चाहे वो जो भी है कहे, तुम्हें सारिम के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी थी जिससे इसे हम पर शक हो। वो इसकी ज़रूरी अशिया बैग में रखते हुए समझा रहा था। रूह ने हाँ में सर हिलाया। इसके लिए भी तो यारम से अहम कुछ भी नहीं था और अगर सारिम को कुछ भी बताने से यारम की ज़िंदगी खतरे में आ सकती थी तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी अदा करे। तुम इंतज़ार करो, मैं डिस्चार्ज पेपर लेकर आता हूँ, वो कहकर जाने लगा। जब इसे रूह की आवाज़ सुनाई दी, मामू, यारम का फ़ोन आपके पास है? इसने पूछा। खिज़र ने पीछे मुड़कर देखा। पिछले 1 हफ्ते में इसने यारम के बारे में पहली बात की थी। इसने हाँ में सर हिलाया। मुझे दे दें प्लीज़। रूह, तुम क्या करोगी इस फ़ोन का? तुम्हारे किसी काम का नहीं है, खिज़र ने जवाब दिया, क्योंकि इसकी नज़रों में वाक़ई ही वो फ़ोन इसके किसी काम का नहीं था। वो हमने वहाँ स्विट्ज़रलैंड में तस्वीरें खींची थी ना, तस्वीरें देखनी थी, रूह ने पुरसुकून से जवाब दिया। तो इसने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी जेब से यारम का फ़ोन निकाल कर इसके हवाले कर दिया।
जिस पर एरोप्लेन मोड लगा था, यानी कि कोई भी इस पर फ़ोन नहीं कर सकता था। मैं इसे अपने पास रख लूँ, जब तक यारम वापस आते हैं। वो इससे पूछने लगी, मेरी जान तुम्हारा ही तो है, तुम इसे रख सकती हो। वो इसके सर पर हाथ फेरता मुस्कुरा कर निकल गया। इसे जब से यह यहाँ लाया गया था, इस पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया था। कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिस पर डॉक्टर परेशान होकर इसे बार-बार बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे। ज़हर से ज़्यादा फैल जाने की वजह से डॉक्टर वैसे भी इसे ज़्यादा देर होश में नहीं आने देते थे। जिन लोगों ने यारम पर हमला किया, इनका मकसद रूह को इस्तेमाल करना था। खिज़र ने पूरी बात इसे बताई। इससे पहले कि वो लोग रूह तक पहुँचते, यारा मिन्स तक पहुँच चुका था, लेकिन इसे देखते ही वो लोग बौखलाकर इस पर हमला करने लगे। इन लोगों ने पहला हमला इसके पेट पर किया था, जिसमें एक ज़हरीला और नोकीला चाकू वो इसके पेट के अंदर उतार चुके थे। इन लोगों को, जिनको किसी भी कीमत पर यारम को ख़त्म करना चाहते थे, अगर वो गोली से नहीं मरा तो ज़हर से मर जाएगा, और अगर ज़हर से नहीं मरा तो चाकू की तकलीफ से मर जाएगा। वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। चाकू लगते ही ज़हर इसके जिस्म में फैलना शुरू हो गया, लेकिन जब तक रूह वहाँ पहुँच चुकी थी, वो अपनी आँखों से अपने सामने यारम को इस हालत में देखकर होशो-हवास से बेगाना हो चुकी थी। यारम ने इसे वहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन वो इसकी बात सुन ही नहीं रही थी। इसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ यारम के जिस्म पर लगे जगह-जगह खून पर थे। रूह की कंडीशन को वो इसी वक़्त समझ चुका था, इसलिए अपनी जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी था कि वो इसकी ज़हनी हालत को समझता। वो अभी भी नर्वस ब्रेकडाउन जैसे मेजर अटैक से निकली थी। इसके लिए एक छोटा-सा झटका भी खतरनाक साबित हो सकता था, और याराम को इस दुनिया में सिवाय रूह के और किसी की परवाह नहीं थी। वो अपनी परवाह किए बगैर रूह की तरफ बढ़ने लगा। जब इन सब ने इस पर हमला किया, बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो ज़मीन पर गिरता बेहोश-ओ-हवास से बेगाना हो गया था, लेकिन ध्यान के धागे अब तक रूह से बंधे हुए थे। वो इसके सामने बैठी हैरान और परेशान इसे देखे जा रही थी। यकीनन वो ज़हनी तौर पर मफ़लूज हो चुकी थी। इसके बेहोश होने से पहले वहाँ दर्द आ पहुँचा था। यारम ने इससे कहा था कि वो रूह को बचाए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने यारम की मदद की थी। इसने मिलकर इन सबको यारम के साथ मिलकर जहन्नुम रसीद किया था। जब तक वो होश में रहा, इसने वो रूह को अस्पताल लेकर आया था। डॉक्टर मुसलसल इसकी मिन्नतें कर रहे थे कि ऐसी किसी भी हालत में अपना इलाज करवाना है, वरना ये ज़हर इसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा, और फिर फैल गया। इसे परवाह थी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रूह की, जो इसके सामने एक बार फिर से नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो चुकी थी। इसके लिए ज़रा-सा झटका भी खतरनाक था। यहाँ तो वो अपनी आँखों के सामने यारम को मुर्दा देखना इसकी थी। यारम का जिस्म इसका छोड़ने का लगा था, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा रहा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी इसने रूह को अकेला नहीं छोड़ा था। वहाँ खिज़र और शारिफ 10 घंटे की फ्लाइट से यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन तब तक यारम का पूरा बदन इन्फेक्शन का शिकार हो चुका था। और जिस तरह ज़हर इसके पूरे जिस्म में फैला था, इसे होश में रखना भी खतरनाक होने लगा था। अस्पताल में यारम पर दूसरी बार हमला हुआ। किसी ने ऑक्सीजन का तार काटकर इसकी जान लेने की कोशिश की, और इसके बाद पूरी अस्पताल में ये खबर फैल चुकी थी कि ज़हर फैलने की वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन खिज़र रात की खामोशी में यारम को अस्पताल से गायब करके श्रीलंका भेज दिया। श्रीलंका के माफिया के साथ यारम के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और इस वक़्त वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं पर भरोसा कर सकता था। लेकिन इसके साथ लैला इसके साथ चली गई। फिर रूह को कोमा से होश न आने पर वहाँ से दुबई के अस्पताल में शिफ्ट कर चुके थे। दुबई के अंडरवर्ल्ड माफिया में ये खबर फैल चुकी थी कि डेविल अब नहीं रहा, और इसकी जगह खिज़र सँभाल चुका है। जबकि यहाँ श्रीलंका में यारम पर कंट्रोल करना एक बेहद मुश्किल काम था। इसे ज़्यादातर बेहोश ही रखा जाता, क्योंकि होश में आने के बाद वो बस एक ही बात करता था कि इसे इसकी रूह चाहिए। इसको 16 दिन तक होश नहीं आया था, लेकिन खिज़र ने लैला को फ़ोन करके बताया था कि वो होश में आ चुकी है, और दर्द ने इसे यारम के ज़िंदा होने का भी बता दिया है, क्योंकि यकीन था इसे कि अगर रूह को ये पता चलता कि यारम नहीं रहा तो रूह मर जाती। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।